अगर वराडी भाषा में बात करते हो तो आपका मजाक बनता है ऑफिस में। तो मैंने सोचा कि नहीं, भाषा तो मैं यही बोलूँगी और अपने दम पे बोलूँगी, और अगर कोई नहीं ले रहा है तो फिर मैं ही अपना चैनल खोलूँगी। सो हेलो एंड वेलकम टू द वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। सो दोस्तों, आज हमारे साथ में है बहुत ही शानदार व्यक्ति, एक कॉमेडियन और विदर्भ की जान, नेहा धोमरे। नेहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। एंड नेहा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए। माय प्लेजर, आना ही था आपके शो। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा, ये जानना चाह रहा था कि कॉमेडी का जो कीड़ा है वो आपके अंदर पहले से था या ट्रेंड देखते हुए कॉमेडी का कीड़ा पकड़ा है आपने? नहीं, ऐसा ट्रेंड देखते हुए तो नहीं था, और पहले जो था वो पता भी नहीं था कि मतलब कॉमेडियन हूँ करके। अच्छा। जैसे इन जनरल अपने लाइफ में जैसे हम रहते हैं और हम कुछ बोलते हैं तो यूजुअली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो भी आजू बाजू होता था वो हंसते थे, लेकिन वो चीज़ मैंने बाकियों के भी लिए देखी है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से फनी है। अच्छा। और या फिर उनका कॉमिक सेंस बहुत अच्छा है। वेरी गुड। तो उनकी भी बातों पे लोग हंसते हैं या उनकी कंपनी एंजॉय करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वैसे ही मेरे साथ भी था, इनहेरेंट। तो बाद में फिर पता चला लॉकडाउन के बाद में कि एक प्रोफेशन भी हो सकता है। ओके ओके, नाइस। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आ रहा है और वो एक जेनेटिक है, हम लोग कह सकते हैं। मेरे मम्मी और पापा दोनों का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और एकदम ऑन द स्पॉट वाला है कि आप सोचोगे भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओके, नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैंने शायद पढ़ा है कहीं कि आप इंजीनियर है और आपने शायद बीटेक एमटेक किया हुआ है। एंड एक इंजीनियर से लेके आप बेसिकली पहले से एक्टर बनना चाह रही थी, इस तरीके से आना चाह रही थी, या फिर ये बाद में हुआ? हाँ, तो ऐसा था कि मैं पहले से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। मतलब दोनों था, दोनों में मैं अच्छी थी। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि बचपन में बाय एक्सीडेंट मुझे एक प्ले में लिया गया। अच्छा। स्कूल में। ओके। तो वो तो मैं पुलगांव के स्कूल में थी, तो लेवल का प्ले होगा, ठीक ठाक लेवल का ही था। बट तब जो मैंने सीखा या जो मैंने किया, जो स्टेज पे जाके जो नाटक किया और बहुत सारे हजारों की ऑडियंस में परफॉर्म किया, तो मुझे वो कलाकृति बहुत पसंद आई कहीं ना कहीं। आई वाज लाइक कि बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी नाटक देखा भी नहीं, सुना भी। कौन से क्लास की बात होगी? ये थी 7th क्लास की बात। 7th की? हाँ, तब तक मैंने नाटक ये शब्द ही नहीं सुना था, देखा भी नहीं था। तो ऐसे स्कूल के प्ले में मैंने भाग लिया और आई केम टू विन दैट प्ले। मैं वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस हुई। तो वो स्टेट लेवल का कंपटीशन था, जो होता ना नाट्य स्पर्धा, राज्य नाट्य स्पर्धा उसको बोलते हैं। कलाविष्कार यहाँ काफी फेमस है उनकी। तो फिर वो कंपटीशन जीतने के बाद में मुझे मतलब अच्छा लगा, नॉट बिकॉज ऑफ मैं जीती, बट इन जनरली प्ले करके। तो स्कूल में एक प्रथा रहती है कि जो जीता उसी को लो हर बार। तो 7th में भी लिया, 8th में भी लिया और 9th में भी लिया। फिर 10th में इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो पढ़ाई का टेंशन था। तो लेकिन वो जो मैंने किया नाटक, वो मेरे जहन में था कहीं ना कहीं। अच्छा। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी कोई रोल मॉडल देखा ही नहीं कि जो एक्टर हो। वही मतलब फिल्म तो बहुत दूर की बात है, नाटक वाले भी नहीं देखे थे। तो पढ़ाई की, फिर 10th में मैंने टॉप किया, 12th में भी। फिर मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो फिर आगे पुणे पढ़ने के लिए चली गई गांव से। फिर पुणे में जाने के बाद में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि अपने को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर थोड़ा मैंने थिएटर और मतलब एक्टिंग के बारे में गूगल करना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने पढ़ाई के साथ साथ ये परस्यू करना चाहिए साथ में। तो इस तरह से तो फिर आप ये थिएटर के लिए मुंबई गए बेसिकली? नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए कहीं नहीं गई। मैंने हमेशा जॉब के साथ ही परस्यू किया है। पहले भी स्कूल से भी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर किया। ठीक है। फिर थोड़ा वो मैनेज करने की चीज़ मुझे में आ गई, ऐसा मैं कह सकती हूँ, थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में आगे भी हमेशा जॉब करके ही चीज़ें करनी थी, क्योंकि फाइनेंशियली भी अपने को देखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ में एकदम एंट्री लेवल पे पैसा है नहीं। एंट्री में भी क्या, बीच में भी नहीं है, वो बहुत आगे जाने के बाद में है। और अगर आपको बैकअप है, आपके पेरेंट्स अच्छे कमाते हैं, तो आप सोच भी सकते हो। लेकिन जब अपन फर्स्ट टाइम वाले हैं, गाँव से मैं पहली इंजीनियर थी, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जॉब छोड़ के ये ट्राई करूँ। और बीइंग अ गर्ल, जब आप जॉब छोड़ के ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं।
कभी रोल के लिए, कभी किसी चीज के लिए, तो वो भी अपने को गवारा नहीं था। तो इसलिए हमेशा मैंने जॉब के साथ ही किया। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी होता है कि सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, कि कभी कभी जॉब को प्रायोरिटी देनी पड़ती है और कभी एक्टिंग को, तो जस्टिस कभी कभी सबके साथ नहीं किया जा सकता। बराबर। ओके, नाइस। और ये जो वराड़ी का तड़का आपने पकड़ा है बेसिक, हाँ। तो घर पे तो ठीक है मराठी में बात करते हैं हम लोग, तो आपको ये कब ऐसा रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये लेके चलना चाहिए, ये मेरे से लोग सुनना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि कई बार होता है आपने किसी और चीज़ से स्टार्ट किया होगा, करते करते आपने मॉडिफाई किया, तो कैसी रही ये जर्नी? हाँ, वराड़ी की बात ऐसी है कि जब मैं पूना गई पढ़ने के लिए, आई वॉज लाफ्ड एट अ लॉट कि बिकॉज हमारे एक विशिष्ट बात करने की शैली होती है। तो देवर लाइक कि ऐसा क्यों बोलते हो आप, जानबूझ के बोलते हो क्या, लोग हंसना चाहिए इसलिए बोलते हो क्या? तो इट वॉज अ शॉक फॉर मी कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मेरी भाषा है, उसको इतना वियर्ड तरीके से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं पूना और मुंबई में। तो बट मुझे बहुत पसंद थी वराड़ी भाषा, मुझे बहुत पसंद है वराड़ी भाषा मेजरली। तो वो भाषा मेरे में रही, जबकि मैंने 12th के बाद 10 साल में बाहर थी, 4 साल इंजीनियरिंग पुणे, 5 साल मुंबई। तो 10 साल में तो 10 साल क्या, विदर्भ के लोग जब 2 साल के पुणे जाते हैं तो पूरा पुणेरी हो जाते हैं, मतलब उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, इतना वो इसमें आ जाते हैं, दूसरे स्टेट का कलर ले लेते, दूसरे सिटी का। लेकिन मुझे 10 साल हो गए थे बाहर, बट मैं मेंटेन कर रही थी वो लैंग्वेज, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें, और मुझे फोक थिएटर, फोक लैंग्वेजेस, इस सब में बहुत इंटरेस्ट है कि अपनी कैसी भाषा होती है, अलग अलग जगहों की भाषा, विदर्भ में भी, फिर गुजरात में भी, फिर उस स्टेट की फोक भाषा। तो इसलिए वो चीज़ मेरे साथ रही। और फिर मैंने ट्राई किया कि अपने ही भाषा में क्यों ना कुछ किया जाए, क्योंकि एक सोशल उसके पीछे भी कॉज था, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। भले ही आप कलेक्टर क्यों नहीं हो, बट आप अगर वराड़ी भाषा में बात करते हो तो आपका मजाक बनता है ऑफिस में, इन जनरल भी ऑफिस में मजाक बनता है कि ही कशी बोलते, ही कशी भाषा इच्छी, और ये प्रमाण है, वो अप्रमाण है। तो एक थोड़ा वो भी कॉल था, क्योंकि उस भाषा के कारण मुझे ना किसी नाटक में ले रहे थे, ना मुझे किसी फिल्मों में ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, भाषा तो मैं यही बोलूंगी और अपने दम पे बोलूंगी, और अगर कोई नहीं ले रहा है तो फिर मैं ही अपना चैनल खोलूंगी, इस टाइप की चीज। अच्छा, सुपर। बिकॉज हाँ, हमें अपनी भाषा, जो भी हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमारे रूट्स है, हमें उससे प्यार होना चाहिए और उससे लगाव होना ही चाहिए डेफिनेटली। जैसे आपने वराड़ी स्टार्ट किया, और कब आपको लगा कि यार नहीं, मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ये सब सुनते हुए या देखते हुए? कोई ऐसी रील या कोई ऐसी चीज़ जो सबसे आपको क्लिक की कि ये मेरी शुरुआत है, यहाँ मुझे 100K मिले, या ऐसा कुछ हुआ? वैसे तो लॉकडाउन में ही किया, जब बहुत कड़क लॉकडाउन था तब मैंने वीडियोस बनाए। फेज 1 में ऐसा शायद। उसके पहले मैं क्या करती थी, तो मैं नाटक में ज़्यादा थी। मैंने सोलो प्ले बनाया था सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के, और उसके मैंने 25 प्रयोग किए। ठीक है। उसका एक प्रयोग मैंने हेमल कसा में बाबा आमटे के यहाँ पे भी किया था। तो मैं नाटक में ज़्यादा थी, क्योंकि नाटक का ही बेस था ना स्कूल में। फिर थोड़ा सोचा कि स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ बढ़ा जाए। फिर स्टैंड अप कॉमेडी में भी थोड़ा वराड़ी फ्लेवर में करती थी, बट वो भी स्टार्टिंग फेज था, तो इतना समझता नहीं था कि कैसे करना है। फिर वो करते करते भाड़ीपा ने मुझे सिलेक्ट किया एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। फिर उन्होंने एक ट्रेन किया कुछ 8 दिन के लिए, फिर उनके साथ शोज किए महाराष्ट्र में, और फिर लॉकडाउन लगा। तब तक मैं हमेशा प्लेटफॉर्म जो है था मेरा परफॉर्मेंस का, वो स्टेज था, वीडियो नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि लॉकडाउन में अंदर है तो एक क्रिएटिव आदमी खाली नहीं बैठता कैसे है, करेंगे? हाँ, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा वीडियो ट्राई करते हैं। और फिर वीडियो ट्राई किया, तो तीसरा चौथा ही वीडियो मेरा वायरल हुआ। बट फिर भी तब तक भी नहीं समझता था, क्योंकि आई वॉज नॉट मीटिंग एनीवन। वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, वायरल हुआ। फिर लोग कॉल करते थे मेरे पापा को, तब तक उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं दरवाजा बंद करके क्या करती थी उनको भी नहीं पता। हाँ, और उन्हें अगर मैं बताऊँ तो उन्हें समझेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ही कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद में उनको कॉल आने लगे कि वहिनी खूप मस्त ऍक्टिंग करते, तिचे व्हिडिओज व्हायरल झाले। तो मेरे पापा वाज लाईक, वहिनी तर काहीच नाही करत आहे, तर माझ्यासोबत राहते, नहीं का, क्योंकि मैं मम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी ना। तो फिर मैंने उन्हें बताया, दिखाया, तो वो भी हंसने लगे। तो फिर ऐसा लगा, फिर उसके बाद बहुत फोन आए, मतलब इतने फोन आए कि जिनके एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल का फोन, मतलब एक बार स्कूल होने के बाद क्यों कोई प्रिंसिपल कॉल नहीं करता ना। हाँ, तो प्रिंसिपल मैम का फोन, फिर कुछ तो इतने दूर दूर के रिलेटिव की जिनका कनेक्शन लगाना भी मुश्किल था। तो फिर बहुत कहीं कहीं से लोग फोन करना चाहते थे।
कभी आवाज से पहचानते हैं, कभी ऐसे, तो फिर लगा कि अभी लोग जानने लगे और इसको आगे लेके चलते करके। हाँ। बहुत अच्छा। आप लॉन्ग वीडियोस भी क्रिएट करते हो? हाँ, मैं स्टार्ट लॉन्ग वीडियो से ही किया, मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट किया। मैं वायरल भी यूट्यूब पे हुई थी। हाँ, मेरे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर थे, तब इंस्टाग्राम इतना कुछ पॉपुलर भी नहीं था और मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी उस टाइम पे। फिर मेरे वही मैंने कहा कि तीसरा चौथा वीडियो वायरल हुआ, एक ही हफ्ते में मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो जल्दी वो मेरा वॉच टाइम वगैरह वो जब बहुत जल्दी हुआ, समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ करके। और फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम तो मैंने बहुत लेट शुरू किया, मैं लॉन्ग फॉर्मेट में ज्यादा थी और अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी स्टोरीज है। मैं चाहती हूँ कि वेब सीरीज लिखूं, बट थोड़ा ऑफिस कंस्ट्रेंट के कारण मैं लिख के और शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सेटअप लगता है ना। बराबर। नहीं तो वो है लॉन्ग फॉर्मेट में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे। तो अभी भी मतलब एक दिल की इच्छा अभी भी बाहर आनी बाकी है, बहुत कुछ चीजें ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। लॉन्ग फॉर्मेट में सीरीज का मेरे बहुत दिन से चल रहा है, जो कि लिखना इतना कुछ मुश्किल भी नहीं, क्योंकि 5-10 मिनट का कंटेंट तक मैं आ गई हूँ, 20 मिनट कर सकती हूँ एक एपिसोड्स, बट वही है कि अपने को पूरा सेटअप लगता है उस चीज के लिए, टीम लगती है। ओके, ठीक है। एक तरफ फेम तो साइड में है कि, लेकिन कहीं ट्रोल भी होते होंगे, आप कमेंट पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आता होगा कि ये क्या कर रही है, ये कौन है, या फिर मजा मस्ती भी लेते होंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हो, कि क्या आपको फील होता है? तो पहली बात तो एज अ गर्ल मैं आपको मतलब ये खुद से बोलना चाहूंगी, ये सवाल ऐसा ट्विस्ट करना चाहूंगी कि एज अ गर्ल कंटेंट क्रिएशन कैसी लाइन है। करेक्ट। तो एज अ गर्ल कंटेंट क्रिएशन उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि लड़के को मिलता है। मतलब अगर लड़का कंटेंट बना रहा है तो वो सर्रास गालियां देता है और उसकी गालियां पसंद करते हैं लोग, मतलब मजा ये थे लोकांना, दे आर लाइक मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। और ऐसे काफी कंटेंट क्रिएटर्स है जो सिर्फ गालियां देके हिट हो गए, वो भी लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देके हिट हुए हैं। कुछ के नाम मैं ले भी नहीं सकती, आपको भी पता है। तो इट इज अ इजी वे टू गेट फेम। जैसे किसी लड़के ने कंटेंट डाला तो पहले 20-25 कमेंट उसके दोस्ती करते हैं, फिर वो कितना भी कचरा रहो। बट जब लड़की के केस में ऐसा होता है, स्पेशली जैसे मैं कोई एकदम टीन में भी नहीं हूँ कि मेरे कोई गैंगी है बच्चों की कि वो कुछ भी डाल रहे तो कमेंट करेंगे, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट था कि मुझे जिन्होंने चाहा पसंद किया वो मेरे बिल्कुल भी पहचान के नहीं है, दूर दूर तक। मतलब वो प्योर ऑर्गेनिक ऑडियंस है, वो प्योर इंटरेस्ट के खातिर आए हुए कमेंट किए हुए। ना मैंने कभी किसी को बोला अभी तक जिंदगी में कि मुझे लाइक शेयर और कमेंट करो, जबकि ये लाइन काफी पॉपुलर थी लॉकडाउन में, बट मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ना मैं अभी भी कभी किसी को बोलती नहीं हूँ कि मेरी स्टोरी रख, ये रख, वो रख। बाय डिफॉल्ट सपोर्ट उसके दोस्तों का मिल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं वो जो बोल सकता है विदाउट फीलिंग गिल्टी। बराबर है। बट जब मैं बना रही हूँ कंटेंट तो मुझे बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। गालियां तो मैं देना ही नहीं चाहती और मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ, बट अपना कंटेंट बच्चे भी सुन रहे हैं। वो एक सेंस मतलब बीइंग अ लड़की अपने अंदर कुछ सेंसेस आ जाते हैं, तो वो चीजों का ध्यान रखते हैं। आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो किसी का, तो मुझे तो अभी कंटेंट क्रिएटर लोग काफी खतरनाक लोग लगने लगे हैं, क्योंकि आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि गालियां देना लोग कूल समझ रहे हैं, लाइक है ना, तो गालियां देने वाले वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कल को जाके रास्ते पे लोग गालियां देंगे लड़कियों को कि कूल चीज है, तो ये गलत ट्रेंड में हम लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि सेंसरशिप भी आनी चाहिए। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ भी चीज एंडोर्स करते हैं, वो ना यूज करते हैं, बस पैसा किसी ने फेंक के मारा है इसलिए कुछ भी बोल दो, तो ये गलत कुछ चीजें इसमें हो रही है। तो बीइंग अ गर्ल ट्रोल तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी इमेज समाज में ऐसी है नहीं कि मुझे ट्रोल किया जाए। और मैं खुद ही काफी चीजें यू कैन से कि गार्डन लाउन बनाते कि मैं गालियां नहीं देती हूँ और सोशल इश्यूज पे बात करती हूँ, सबके हक में बात करती हूँ, महिलाओं के। कभी भी मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाती जिसमें मैं किसी महिला की बुराई करूँ। मैं कभी नहीं दिखाती कि ननद सासू सुन, ऐसा कभी नहीं दिखाती। बीइंग अ वुमन दिस इज अ वेरी पॉपुलर थिंग कि एक लेडीज जो है अपने ननद की बुराई कर रही है, सासू की कर रही है। लेकिन मैं मेरे कंटेंट में अभी तक कभी भी किसी भी लेडीज की मैंने उनको पुअर लाइट में नहीं दिखाया, हमेशा एनकरेजिंग चीज में ही दिखाया। तो मुझे, मैं जब किसी से मिलती हूँ ना, तो मुझे एक तो माँ के रूप में लोग देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। मुझे कभी भी नॉट इवन फिजिकल मीट्स में भी किसी ने कभी भी चीप तरीके से ना बोला ना बात की, वो इज्जत से ही झुकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर थोमरे बाई करके क्रिएट हुआ है और आपको लोग वैसे ही जानते हैं। कभी किसी ने आवाज़ सुना या किसी ने शक्ल देखी तो ऑटोमेटिकली आपको रोक के वो उस तरीके से ही, और हो सकता है उनके अंदर भी वैरायटी हो तो वो लोग आपसे वैसे ही फिर नहीं, बहुत प्यार मिला है लोगों को, ओपनली उसी लैंग्वेज में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं फिर वो लोग।
यहाँ से कहाँ देखती है अपने आप को, कहाँ जाते हुए देख रही है, एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर एज अ लाइफ को? हाँ, तो पहली बात तो वही कि कंटेंट क्रिएटर तो बहुत है, लेकिन आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो समाज में, ये बहुत ज़रूरी है। कि कुछ भी फालतू बना के रख दिया या फिर बस व्यूज़ के लिए कुछ भी कचरा बनाया तो छोड़ो, बट आप क्या मैसेज स्प्रेड कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि महिलाओं को पुअर लाइट में दिखाया, गालियाँ ही दे दी 2-3, है ना, चीप तरीके से कुछ तो कर दिया, बट वो मेरा स्टाइल नहीं है और ना मैं किसी के लिए भी उसको वाउच करूँगी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरे पैरामीटर्स के साथ जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस मेरे कंटेंट पे बनाया है कि हमेशा सोशल मुद्दों पे बात करना, और ऐसी बात नहीं करना कि भाषण लगे, कॉमिक तरीके से बात करना कि वो एंटरटेनिंग भी लगे और कभी किसी ना महिला हो ना पुरुष हो ना कोई विकलांग हो, किसी को भी कभी पुअर लाइट में ना दिखाना, सबकी बात रखना, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आने वाले फ्यूचर में मैं देखती हूँ कि मैं विदर्भ को बड़े से बड़े लेवल पे मैं लेके जाऊँ। अभी तो नागपुर में और विदर्भ में अच्छा काम चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक फुल लेंथ नाटक लिख रही हूँ वराडी भाषा में, और जिसमें भारत गणेशपुरे सर उन्होंने का इनिशिएशन है कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और ही आस्क्ड मी टू राइट अ प्ले, तो मैं वो लिख रही हूँ। और उसके बाद में आने वाले समय में उनका और मेरा नाटक आने की संभावना है, जिसके शोज हम इंटरनेशनली, नेशनली, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में करेंगे। तो वराडी भाषा के बारे में जो एक धब्बा था कि सेकंड क्लास लैंग्वेज या वो गाँवठी भाषा या खराब भाषा, तो वो मिटाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी भाषा ऊंच नीच नहीं रहती, माणसाचे विचार ऊंच नीच रहते हैं, भाषा ऊंच नीच नहीं रहती है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कोई लड़की भी कंटेंट क्रिएशन में अच्छा नाम रख सकती है विदाउट रिवीलिंग हर बॉडी। और ये कोई आई एम नॉट अगेंस्ट देम, जिनको रिवील करना है करे, बट दिस इज नॉट द ओनली मीडियम। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां गलत सेंस पे इन्फ्लुएंस होती है कि भाई हिट होना है तो कुछ दिखाना भी है। तो मैंने मेरे वीडियोस में कभी कुछ नहीं दिखाया, तो आप देख सकते हो कि मेरे में ही मैंने कितने कंस्टेंट्स डाले हैं कि मैं कभी कुछ दिखाऊंगी नहीं, कभी कुछ अश्लील बोलूंगी नहीं, कभी किसी की बुराई करूंगी नहीं, तो भी इंसान पॉपुलर हो। हाँ एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़े आप एग्जाम्पल हो। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपको पसंद करेंगे। जो अटेंशन स्पैम है, जैसा कह सकता हूँ कि बहुत कम है, तो अगर पहले हुक में वो आपको फंस गए तो आपका आ गया, अगर नहीं तो चले गए आप। हाँ, और मुझे लगता है ना, कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज नहीं करना चाहिए। आपको पसंद इसलिए करो क्योंकि ये बहुत लंबा दौर होने वाला है। आप मुझे देखते देखते 3 साल हो गए और इतने दिन तक आप कंटेंट क्रिएशन में चिपक के नहीं रह सकते, जब हालांकि यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, लाइक सम सोशल एक्टिविटीज, ऑफिस, जॉब, पेरेंट्स, ये वो। तो जब तक आप उसमें सच में इंटरेस्टेड नहीं हो तब तक इतना लंबा नहीं खींच सकते आप। इसलिए वो करो जो आपको इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि इसने वराडी भाषा यूज की तो मैं भी सेम करती हूँ। कुछ और करो, कुछ और चीज में आप देखो, शायद आपको इंटरेस्ट होगा। लेकिन कॉपी पहले तो मुझे लगता नहीं है कि कॉपी चीजें चलती है और लॉन्ग रन नहीं है हाँ, उसमें कोई चीज वैसे ही करना है तो उसमें भी अपना कुछ ढूंढो, क्योंकि आप डायरेक्ट चोरोगे और दिखाओगे तो मतलब तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए और ऐसा कुछ होना चाहिए जो आप एंजॉय करते हो। क्योंकि मैं वराडी भाषा सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए शायद लोगों को अच्छा लग रहा है। और उस दौरान कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कलाकार भी है जो उस लैंग्वेज को निकाल के ला रहा है सामने की तरफ में, और कंटेंट भी क्रिएट होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज नया होगा और मैं भी नेहा की कॉपी करती हुई बोलूंगी तो ठीक है, 2-5 कंटेंट के बाद में अब मैं क्या लिखूं, अब मैं कंटेंट क्या बनाऊं, पता नहीं चलेगा। मेरे खुद को ऐसा होता है कि अब मैं क्या ही लिखूं, क्योंकि 3 साल से वही चीज कर रहे हैं तो इवोल्यूशन लाना पड़ता है। वही नहीं कर सकते आप। बहुत दिमाग में चलते रहता है कि मैं ऐसा बना के देखूं क्या, मैं वैसा बना के, एक तो टीम नहीं रहती, सोलो ही करना है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसलिए यू हैव टू बी इन लव विथ योर कंटेंट, देन ओनली आप लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हो। एब्सोल्युटली। इसके अलावा मैंने शायद पढ़ा है कि आपने बुद्धिज्म में भी कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, मैंने MA इन अम्बेडकर थॉट किया है। ओके, MA इन अम्बेडकर थॉट किया है, तो वो कैसे, क्या मतलब इंजीनियरिंग के साथ साथ? हाँ, इंजीनियरिंग तो हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद मैं मुंबई में ही थी और एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जो चल रहा है कल्चरल मूवमेंट जो मुंबई में चल रही है, तो मुंबई में बहुत लोग थे, बहुत लोग हैं जो मुंबई में काम करना चाहते थे। बट जो कि मेरा प्यार था विदर्भ, मैं देख रही थी कि विदर्भ के बच्चे विदर्भ में बहुत कम रुक रहे हैं।
जो भी है इंजीनियरिंग कर रहा है, बाहर जा रहा है, वहां से फॉरेन जा रहा है, बैंगलोर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है। सेम चीज़ मेरे क्लासमेट्स के साथ भी थी और वो इधर उधर सब सेटल हो गए। बट मुझे हमेशा से विदर्भ बहुत पसंद था, एक बहुत मतलब बहुत मुझे पसंद है। तो मैंने फिर उस हिसाब से जॉब्स पे अप्लाई किया कि जो विदर्भ में ही रहेंगे। तो मैं उस हिसाब से वो जॉब्स में हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आके मैंने सोचा कि यहाँ के कल्चर को और बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग जो है मतलब कोई सोशल मूवमेंट लानी है तो मुझे लगता है सोशल कल्चरल साथ में गई तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो इसलिए वो समझने के लिए मैंने MM अम्बेडकर थॉट किया, क्योंकि बाबा साहब तो हमारे है ही आइडियल। तो उनको और अच्छे से समझने के लिए मैंने सोचा क्यों ना उनके ऊपर पढ़ाई की जाए, ताकि मुझे एग्जाम देनी पड़ेगी तो मैं और अच्छे से उसको डीपली आंसर लिखने के सेंस में पढ़ूंगी। तो वो हिसाब से मैंने MM अम्बेडकर थॉट किया, क्योंकि मार्केट में बाबा साहब के बारे में इतने व्यूज है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसका सुनूं उसका सुनूं। तो अपने खुद के भी तो कुछ व्यूज हो। तो इसलिए मेरे कंटेंट में आप देखोगे मैं इनडायरेक्टली बाबा साहब के और बुद्धा के ही विचारों को स्प्रेड करती हूँ, बट इनडायरेक्टली। अच्छा, तो ये मेरा काम हमेशा रहता है। ओके। बाबा साहब को अगर हमको जानना है तो बाबा साहब खुद कहते हैं कि पढ़ो, वही पहले पढ़ो, उसके बाद में बोलो। और मार्केट में हम देखते हैं ऐसे लीडर हैं हमारे जिन्होंने किताब एक भी नहीं पढ़ी होंगी, बट इतने लंबे लंबे भाषण मारेंगे। तो मुझे लगता है ऐसे 100 स्कॉलर से एक कलाकार ठीक है जिसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है और वो कला के माध्यम से ज्यादा लोगों की तरफ जा रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत ही सही। अगर हम वराडी भाषा की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नागपुर में बहुत फेमस है। जैसे कि तो उसमें से अगर मैं कुछ पूछूं कि हिंदी में ये है और उसको आप वराडी बताओ तो, तो हम लोग ट्राई करते हैं इसके बारे में कि अगर कोई किसी को कहता है कि ये पागल आदमी है तो उसको हम वराडी में कैसे कहेंगे? हाँ, भयार टोंडा मानुस है। भयार टोंडा, यार ये नया है कुछ। एक भयताड़ भी बोलते हैं। हाँ, भयताड़, भयार टोंडा। अमरावती के तो मैट टोंडा, मतलब इंग्लिश बोल रहे हो ना, रीजन वाइज भाषा चेंज होती है। अच्छा, तो अच्छा। नागपुर में होगा तो भयार टोंडा और अगर अमरावती में होगा तो मैट टोंडा। और ये एक वर्ड है जैसे कि बहुत झमझम कर रहा है, या झमझम क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा अगर कोई बहुत झामल व्हाट इज दैट एक्चुअली? तो उसका मतलब ही नहीं समझ में आया आज तक कि व्हाट इज झामल। मुझे लगता है उसका मतलब है कि बहुत बीच में करना, मतलब नाक खुपसणं मधामधातले झामल करून राहिला हा माझ्या जीवनात, नाक खुपसणं बेसिकली, नोज पोकिंग। यस। एंड एक और है सबसे फेमस नागपुर का, मैं कहूँगा कि अगर हाँ को अगर हम लोग नागपुर में बताते हैं कि नागपुर में सब लोग एक वर्ड यूज करते हैं, हाउ। हाँ, ये वर्ड बराबर है, हाउ यही यूज होता है यहाँ पे। हाँ, बराबर है, हाउ। और कोई वर्ड जैसे हम लोग डायरेक्शन के लिए पूना में जाते हैं कई बार, तो पूना में पूछते कि मुझे राइट साइड में लेफ्ट जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है, तो हम लोग यहाँ कैसे बोलेंगे कि वराडी लँग्वेज में कुछ आएगा इसमें टर्न की मुझे खालच्या अंगाला जायचं आहे, वरच्या अंगाला जायचं आहे? हम अंगाला तो इतना वापरत नहीं, म्हणजे मोस्टली इकडे जायचं है तिकडे जायचं है ऐसा होता है। बट एक शब्द है जैसे काउन, ये शब्द है जो हम बोलते हैं, उधर के लोग नहीं बोलते, वो का बोलते हैं। हाँ, का नहीं आली, काउन नहीं आला। सो काउन मतलब ये वही शब्द है जिसके ऊपर काफी हंसा गया मेरे ऊपर, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि काउन ये नेचुरली निकलने वाले शब्द है। जहाँ 20-25 साल गुजरे हैं वो शब्द तो निकलेंगे ही ना। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ो या कुछ भी पढ़ो या कलेक्टर बन जाओ, तो काउन ये शब्द, ये लोग हम लोग को एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता लोगों को कई बार, क्योंकि अगर साउथ इंडियन है तो समझ जाता है अरे वो साउथ इंडियन लड़का है, लेकिन अगर यही अब विदर्भियन लड़का है लड़की है तो फिर लोग वैसे बोलना चाहिए कि विदर्भियन है, कोई बात नहीं। बहुत डाउनग्रेडेड तरीके से देखते हैं हर चीज के बारे में, पता नहीं ऐसा क्यों है। हम एक ही स्टेट में रहते हैं, एक ही स्टेट महाराष्ट्र के लोग कहलाते हैं, बट आप पूना मुंबई जाओ तो वहाँ इतना विकास, पूरा ध्यान उधर ही। और विदर्भ में अगर आप आओ तो सब चीजों में वाट लगी हुई है, एजुकेशन सिस्टम, जॉब्स, भाषा, ये हर चीज में खराबी है। हम लोग मतलब अच्छा क्या है हमारे में पता नहीं, सही बात है, ऐसा लोग सोचते हैं हमारे बारे में, तो बहुत खराब लगता है कि ऐसा क्यों बोल रही है। तुम्हारे यहाँ पे तो गर्मी ही होगी। हाँ, मतलब हम तुम लोग
को पानी भी नहीं होगा पीने के लिए, वही बहुत गर्म जगह है बहुत। उनको लगता है कि बहुत दलिद्र अवस्था में रहते हैं। कभी उन्होंने आके देखना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि मुंबई की लोकल में मरने से अच्छा है मैं यहाँ पे धूप में मरूं, जबकि धूप भी नहीं है अपने इधर, वहाँ की धूप मेरे को सहन नहीं होती, मुंबई की पिचक, उससे अच्छा तो मैं विदर्भ में मरूं सनस्ट्रोक से। सही बात है, सनस्ट्रोक से नहीं मरने की भी जरूरत नहीं है। और हमारी तो आजकल एसी मेट्रोस भी चलती है, नहीं यहाँ उतनी मुझे लगती नहीं गर्मी, उतनी गर्मी लगती नहीं जितनी मुझे मुंबई में लगती है। करेक्ट। वहाँ के लोग तो हम लोग देखेंगे कि 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये बात करते हैं कि यार बहुत धूप है भाई, यहाँ आओ और यहाँ घूमो। मुद्दा हमेशा से मुझे यही लगता है ना कि हम जो भी चीज है जैसी भी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी इंसान जहाँ से भी आया है, सेम अप्लाइज टू बिहार ऑल्सो। बिहार के लोगों को हम बहुत इजीली भैया और ये वो बोल देते हैं, बट फिर वो कलेक्टर रहो या कुछ भी रहो, तो बट ये गलत है कि किसी की भाषा के कारण उसको जज करना, ये गलत है। और ये लड़ाई उसी चीज की है। मैं कोई मुंबई के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो ये थॉट प्रोसेस है ना कि ही मुंबई बोले तो बहुत अपग्रेडेड, इधर बोले तो डाउनग्रेडेड, या वहाँ के लोग भी वैसे, ये थॉट प्रोसेस के हम खिलाफ है। वैसे हम किसी जगह के खिलाफ नहीं है। एक और क्वेश्चन कि हम लोग नेहा को कभी फिल्मों में देखने वाले हैं? हाँ, मैं मुझे भी लगता है कि बहुत जल्द देखेंगे आप। बट वही है कि हमारे से मुंबई बहुत दूर है, और वही है कि वहाँ के लोगों को हमारी भाषा पसंद नहीं आती। और फिर वो ऑफर देने के टाइम पे भी बहुत पॉलिटिक्स रहता है। ये आपको क्या लगता है, फिल्म इंडस्ट्री मतलब इतनी खुली जगह नहीं है। अगर लीड रोल है या कोई भी रोल्स है, वो भी उन्हीं के पहचान वालों को ही जाते हैं, या आसपास वालों को ही जाते हैं। वहाँ से यहाँ तक रोल आने के लिए मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना मेहरबान होगा। मुझे कोई मेरे लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मुझको ही मेरी फिल्म बनानी पड़ेगी, कोई पॉसिबल है, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे को ऐसे ही काम देगा। बराबर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आने वाले सालों में नेहा की कोई पिक्चर हमें मैं लोगों को काम दूंगी। आप खुद का एक प्रोडक्शन हाउस डालो और एक पिक्चर लॉन्च करो। हमने देखा है यहाँ से बहुत पिक्चर, जैसे झुंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल हुआ है यहाँ से, लेकिन वो भी खैर कहीं ना कहीं मुंबई से आया हुआ है। नहीं आया हुआ ही मैं कह रही हूँ कि झुंड तक तो मैं वीडियोस बना रही थी, बट देखो यहीं के यहीं मेरे तक पहुंची नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मुझे पता रहता तो मैं जाती नहीं ऑडिशन देने या उनको अप्रोच नहीं करती। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जा सकते थे, लेकिन उसके बारे में, लेकिन उसका कास्टिंग वास्टिंग से उधर से ही होके आ जाता है और वो अपने को पता भी नहीं रहता है। और एज अ एक्टर और एज अ कलाकार मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के सामने भीख मांगना। मुझे लगता है कि मैंने मेरे क्राफ्ट पे ध्यान देना चाहिए, और होंगी अगर मैं बेहतर तो वो लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो मैं खुद का बनाऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच नेहा, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने बहुत कुछ बताया आपकी जर्नी के बारे में, साथ ही साथ किस तरीके से आपने ऑडियंस क्रिएट किया है और आप किस तरीके से वैल्यू ऑडियंस को दे रही है। इसी तरीके से ऑडियंस को आप अपनी वैल्यू देते रहे, और महिलाओं में आपका बहुत फेम है। आप लोग महिलाएं बहुत पसंद करते हैं, मेरी सिस्टर आपको पसंद करती है, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। उनको फील होता है कि यार मैं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये मेरी भाषा है, मैं तो ऐसे ही बोलती थी गाँव में, इसने सही बोली है, इस तरीके से। तो दैट इज़ अमेजिंग। मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। एंड यस, चैनल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छे पॉडकास्ट आप लाते रहे और लोगों को ज्ञात करते रहे, उनका नॉलेज बढ़ाते रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस, माय प्लेजर। थैंक यू।